सेक्शन 125 में जब भी हम लोग कोई मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते हैं तो कैसे उसका ड्राफ्टिंग किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग का बेसिकली फॉर्मेट कैसा होता है 125 मेंटेनेंस पर, तो हम लोग उसको ही इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि ये चैनल का पर्पस है लॉ, जुडिशरी, इसके साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाई थी सेक्शन 125 सीआरपीसी कौन सा चीज़ को लेकर के डील करता है। जुडिशरी एग्जाम पर्सपेक्टिव, लॉ एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझा दी थी। और आज इस वीडियो में जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोई भी रिजल्ट रिलेटेड अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। जब भी आएगा डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। बट एक चीज़ जो आप लोगों को जानना चाहिए, रिटायर्ड जजेस को क्या कोई एंटी नेशनल बोल सकते हैं? और ये बोलने के मामले में हमारे तो लॉ मिनिस्टर सबसे आगे है। आई थिंक हमारे देश पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको हमारे लॉ मिनिस्टर अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट सेपरेट ऑर्गन है और लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट एक सेपरेट ऑर्गन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम से लेकर के जो पुलिस अथॉरिटी है, ये लोग एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो इस हिसाब से एक लॉ मिनिस्टर का काम होता है जो सारा का सारा देश का लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, और खास करके जो लीगल फिटर्निटी है उनका इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर, नॉट ओनली फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जो सारे जूनियर लॉयर्स हैं हमारे कंट्री में, उनका क्या हाल है ये सभी लोगों को पता है। जो सारा का सारा स्टूडेंट्स खास करके एनएलयू से नहीं आ रहे हैं, लॉ मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए देश का जो यंग जनरेशन न्यू कमर्स लॉयर है उनका थोड़ा सा वेलफेयर कर देना। बहुत बड़ा वेलफेयर के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा वेलफेयर, दैट इज एडवोकेट ट्रेनिंग स्कूल या फिर लॉ कॉलेजेस में कैसे पढ़ाना चाहिए कोई भी स्टूडेंट को अपने पैर पर खड़े होने के लिए, ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे करके जजेस को एंटी नेशनल बोला जा रहा है। जो लोग अपने लाइफ के 40-50 साल लगाए हैं इंडियन जुडिशियरी को इम्प्रूव करने में, जस्टिस डिलीवर करने के लिए, और जब कोई बंद चिट्ठी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है और जस्टिस बोलते हैं ये एब्सोल्युटली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज फेयर जस्टिस के अगेंस्ट पर है, वहाँ पर उनको एंटी नेशनल बोला जाता है, अटैक किया जाता है। कोई भी जगह पर पॉलिटिक्स घुसा दिया जाए, पता नहीं ये लोगों वोट बैंक पॉलिसी के अलावा और कुछ नजर भी कब आएगा। वो चीफ जस्टिस जो जूनियर लॉयर्स के बारे में हर बार स्टेप लेकर के बोले हैं दैट जूनियर लॉयर्स सीनियर लॉयर्स के स्लेव नहीं है, दास नहीं है, इसीलिए इनको अटैक किया जाता है। खैर पता नहीं, ये सब कुछ चलता ही रहेगा। वोट बैंक पॉलिसी के अलावा इन लोगों को और कुछ नज़र आएंगे भी या फिर नहीं। बट अगर आपको कुछ सीखना है, जो मैंने सीखा है अपने 5 इयर्स लॉ जर्नी में, आपको मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई एम जस्ट डूइंग जो चीज़ लॉ कॉलेजेस को करना चाहिए था एक जूनियर लॉयर्स के प्रति। मेरा उद्देश्य यही है, ऐसे एक लीगल फिटर्निटी या फिर कम्युनिटी बनाया जाए जहाँ पर एक दूसरे का हेल्प करेंगे सब लोग, कोई मतलब हिंसा नहीं। सीनियर अगर जूनियर को सिखा देंगे तो उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी वहाँ पर एब्सेंट रहेगा। तो चलिए आप और हम लोग मिल करके एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं जहाँ पर हर एक लॉयर्स एक दूसरे के मदद करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी आर फ्रेटर्निटी। सो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो 125 मेंटेनेंस जो सीआरपीसी में फाइल होता है, ये वाइफ के द्वारा जो पिटीशन फाइल होता है मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। रियल सिचुएशन के साथ कुछ फिक्टिशियस यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन को पंच करके मैं इसको बनाई हूँ। एब्सोल्युटली इस तरीके से ही फाइल किया जाता है, इस तरीके से ही ड्राफ्ट किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दैट नेम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, मतलब जो कोर्ट में आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसके बाद पिटिशनर का नाम एंड ऑपोजिट पार्टी यहाँ पर होता है। ऑपोजिट पार्टी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट वगैरह नहीं लिखिएगा, ऑपोजिट पार्टी लिखिएगा वर्सेस दे करके, उनका नेम, एड्रेस, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो दे करके हम लोग लिखते हैं, ऐसा करके। इसी बीच में बोल के रखती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो भी कर लीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। और ये फॉर्मेट मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट प्रोसीडिंग्स अंडर 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब जो सेक्शन पर आपका केस फाइल हो रहा है उसका मतलब पूरा थिंग दिया गया है। नेक्स्ट, द पिटिशनर मोस्ट रेस्पेक्टफुली शेवेद। अब ये मोस्ट रेस्पेक्टफुली शेवेद ये लिखना ही लिखना पड़ता है हर एक ड्राफ्टिंग, हर एक फॉर्मेट पर। इसको बोलकर ही शुरू हो जाएगा पूरा कहानी जो सब कुछ हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट पिटिशनर कौन सा कस्टम, कौन सा मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जो फॉलो करके उनका शादी ब्याह हुआ है उसको लिखना पड़ता है नंबर 1 पर, ये मैंडेटरी है।
अभी कुछ रूल्स देखिए दैट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द पिटिशनर, सो दैट दी ऐसा करके ही लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक रूल के अंदर आता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर कोई इनफॉर्मल मैनर पर कोई नाम वगैरह डाल नहीं सकते। दैट द पिटिशनर इज अ फॉर्मल वे कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अभी नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पर दैट पिटिशनर शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल में आए थे बहुत सारे आशा और होप्स ले करके, कैसे आपको एक पैराग्राफ को फॉर्म करना है वही मैं यहाँ पर जस्ट जिस्ट में आपको बोल रही हूँ ताकि आइडिया लग जाए, ठीक है। और नंबर 3 पर देखिए दैट द पिटिशनर हैड एंटर्ड हर मैरिटल होम विद ड्रीम्स ऑफ हैप्पी डेज filled with hopes and aspirations. However, her in-laws subjected her to cruelty, torture, etc. मतलब in-laws उनके ऊपर टॉर्चर वगैरह करते हैं, ये सब कुछ चीज़ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि देखिए कोई चीज़ एकदम से शुरू नहीं हो जाता है। जैसे एक बॉलीवुड मूवी पर होता है ना, एकदम शुरुआत से ले करके प्लॉट बिल्डिंग होगा धीरे धीरे, उसके बाद इंटरवल, क्लाइमैक्स, ऐसा करके मतलब पूरा चीज़ को रचा जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बट ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ आप ड्राफ्टिंग पर लिखते हो वो कोर्ट में जा करके जिंदा बन जाता है। सो ऐसा बढ़ा चढ़ा करके एग्जैजरेट करके कुछ भी मत लिख दीजिएगा जो कोर्ट में जा करके आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। सो जो चीज़ आप प्रूफ कर पाओगे वही लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लिख तो यहाँ पर दोगे बट उसका शायद कोर्ट में जा करके आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपका ही केस वल्नरेबल बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 months द petitioner continued to experience escalated harassment and mistreatment from the opposite parties, that is इनका जो इन-लॉज वगैरह है उनके ऊपर हैरेसमेंट टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। क्रुएल्टी किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, मेंटल एगनी किया गया, ये सब चीज़ों के बारे में इसको लिख करके ये पैराग्राफ को फॉर्म किया गया है। 5th पैराग्राफ पर लिखा गया है, देखिए, ओवर द टाइम द ऑपोजिट पार्टी एंड इन-लॉज इंटेंसिफाइड देयर क्रुएल्टी, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्रुएल्टी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बाद एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, सिचुएशन बहुत ही मिजरेबल हो जाता है, बियॉन्ड कंप्रीहेंशन चला जाता है पिटिशनर का। अब नेक्स्ट पैरा पर देखिए, पिटिशनर को अपोजिट पार्टी के तरफ नेग्लेक्ट किया जाता था, रूडली बिहेव किया जाता था, तो सारा का सारा चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। उनके साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि वो डिसअपॉइंट हो रहे थे एंड फ्रस्ट्रेशन में मतलब सफर कर रहे थे, डिप्रेशन हो जा रहा था उनका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन के बारे में तो मैं यहाँ पर बोल दी, डिप्रेशन को प्रूफ कैसे किया जाएगा, इसके लिए मेडिकल एविडेंसेस आपके पास होना पड़ेगा। उनको समटाइम्स खाना भी नहीं दिया जाता था, दरवाजा बंद कर दिया जाता था, बाहर से लॉक कर दिया जाता था। सो ऐसा करके ट्रीटमेंट होता था। अब इसके बाद 7th पॉइंट पर, इन दोनों के वेडलॉक से एक बेटा जन्म लिए थे, वो अभी पिटिशनर के फादर के पास है, उनके कस्टडी एंड केयर पर बड़े हो रहे हैं। 8वां पॉइंट देखिए, यहाँ पर बोला गया है दैट जो ऑपोजिट पार्टी थे यानी कि हस्बैंड, उनका एक टेंडेंसी था अल्कोहल कंज्यूम करना, गैम्बलिंग करना, गाली गलौज करना, या फिर पिटिशनर के जो फादर थे उनके पास से डाउरी डिमांड करना। और 9th पॉइंट पर बोला जा रहा है पिटिशनर के साथ इच्छाकृत मतलब डिलिबरेटली उनके साथ क्रुएल्टी किया जा रहा है। अभी 10th पॉइंट पर देखिए दैट द ऑपोजिट पार्टी and their family acted out of spite and inflicted deliberate cruelty upon the petitioner, disregarding her pain, trauma and emotional stress in a calculated manner। मतलब जो सब कुछ हो रहा था ना, ये calculatedly मतलब deliberately किया जा रहा था, ठीक है। एंड इसके बाद द ओवरऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस स्ट्रांगली इंडिकेट दैट द पिटिशनर वाज ट्रीटेड एज एन अनवेलकम इंट्रूडर एट हर मैट्रिमोनियल होम, मतलब उनको डॉटर इन लॉ के हैसियत से फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ कभी भी नहीं देखे थे, ठीक है। अब 11th पॉइंट पर देखिए दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पिटिशनर सफरिंग रीच्ड अ पीक when she could no longer endure the torture inflicted upon her by the opposite party and their relatives। So and their relatives, opposite party, ये मतलब सुनकर के कोई सेक्शन दिमाग में आ रहा है, दैट इज 498A, क्योंकि हस्बैंड एंड हस्बैंड के फैमिली के द्वारा या फिर रिलेटिव्स के द्वारा अगर कोई टॉर्चर वगैरह किया जाता है ना, वो 498A में चला आता है। उसके बारे में अगर आप कोई केस भी रजिस्टर करोगे, उसका नंबर भी दिया हुआ रहना चाहिए आपके ड्राफ्टिंग पर, वो मैं बाद में आपको बता रही हूँ। उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया जा रहा था पूरा का पूरा फैमिली मेंबर्स के द्वारा, ये IPC सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन भी अट्रैक्ट कर लेता है। सो अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, दैट ऑन मतलब जो डेट आपको बोलना पड़ेगा, दैट ऑन बोल करके यहाँ पर द पिटिशनर्स ब्रदर विजिटेड द मैरिटल होम, मतलब बेसिकली पिटिशनर ब्रदर आए थे और वो देखे उनका कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा है, मतलब ऐसा बहुत विजिबल साइन उनके ऊपर था, ठीक है। सो ये वो देखे एंड अगर वो कुछ रीजन दे करके बताने की कोशिश कर रहे थे ऑपोजिट पार्टी के, वो लोग मतलब उनके पल्ले नहीं पड़ रहे थे एंड दे गोज ऑन टॉर्चरिंग हर, ठीक है। एंड इसके बाद 13 नंबर पर देखिए दैट ऑन मतलब ये डेट आपको देना पड़ेगा, द ऑपोजिट पार्टी सब्जेक्टेड द पिटिशनर
her minor child and her brother to act of cruelty resulting in their forced eviction from their marital home। मतलब ये तीनों लोग को गाली गलौज किया जा रहा था, फोर्स करके बाहर निकल दिया जा रहा था। ठीक है, अभी पैराग्राफ नंबर 14 दैट द पिटिशनर वाज लेफ्ट विथ नो रिकोर्स, मतलब कोई भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं था बट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A रेड विथ 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, अब PS केस नंबर वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि केस आप किए हो। अभी इसके बाद पिटिशनर वहाँ से चले आते। अब इसके बाद ऑपोजिट पार्टी डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट द पिटिशनर और इंक्वायर अबाउट देयर चाइल्ड नॉर डिड दे प्रोवाइड एनी फिनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कोई भी फिनेंशियल असिस्टेंट या फिर चाइल्ड कैसा है इसके बारे में खबर नहीं लिया गया था। ठीक है, अभी 16 नंबर पैराग्राफ पर बोला गया है दैट ऑपोजिट पार्टी का एक स्टेबल मंथली इनकम है। ठीक है, कौन सा अमाउंट वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड जो मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है वो केपेबल है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंटेनेंस यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है वो पिटिशन के लिए है प्लस जो माइनर चाइल्ड है उनके लिए है, दोनों के लिए क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, अब 17 पॉइंट पर पिटिशनर एक इम्प्रोवर्ड वुमेन है ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैज बीन एंड्यूरिंग इमेंस हार्डशिप विद देयर माइनर चाइल्ड and has become an additional economic burden already financially unstable father। मतलब पिटिशनर को बहुत ही हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है, एक ओवर बर्डन हो गया है अपने फादर के ऊपर जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है। ठीक है, अब 18 पॉइंट पर बोला गया दैट द पिटिशनर अंडर सच डिस्ट्रेस एंड पेनफुल सर्कमस्टांसेस इज सीकिंग मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ सपोज 20,000 पर मंथ या फिर 25,000 पर मंथ। जो आपका रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लीस्ट कोर्ट के पास भेजना पड़ता है, मतलब कौन सा चीज़ के लिए आप कितना पैसा अलॉट कर रहे हो। सपोज बच्चे के पढ़ाई वगैरह के लिए 10,000 रुपये और खाना वगैरह इसके लिए 7,000 रुपये। अब बाकी का जो मतलब चीज़ें ऐसा करके आपको 1 2 3 4 करके लिखना पड़ता है। अब इसके बाद कोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे मेंटेनेंस ऑर्डर, इसके लिए मतलब कुछ नेसेसरी होना पड़ेगा जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन, स्टारवेशन एंड वैगरी। ये जो डेस्टिट्यूशन, स्टारवेशन एंड वैगरी है ना, इसको मैं डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करी थी क्योंकि ये मेन मुद्दा है। ये हर एक सिचुएशन पर मेंटेनेंस केसेस पर आपको मेंशन करना ही होता है। इसलिए जो सारा का सारा एमिनेंट सिचुएशन होता है, हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए, स्टेप मदर को, एडॉप्टिव फादर मदर, पेरेंट्स को, बच्चे को और इसी के साथ एक ऐसा चाइल्ड जो फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है, उनको मेंटेनेंस देने के लिए कौन सा केस लॉ के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, ये वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करी थी। ठीक है, अभी लास्ट में देखिए आपका प्रेयर क्या है। ठीक है, सो प्रेयर मतलब क्या, सो प्रेजेंट सिचुएशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, ये सब कुछ को देख करके जो कोर्ट डीम्ड फिट एंड प्रॉपर, जो रीजनेबल है एंड जस्टिफाइबल है, वही प्रोवाइड करेंगे। स्टारवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैगरी इसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पिटिशनर फाइल कर रहा है थ्रू एडवोकेट, एडवोकेट का नाम, डेट, प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ पर ये रहा फॉर्मेट। ये देने के बाद जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह होता है, कोर्ट फीस अटैच करना पड़ता है ना, ऐसा जो दिखता है। ठीक है, ये दे करके आप जा करके फाइल कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ये फॉर्मेट आपको देती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यही जो आपका सपोर्ट है हम लोगों को मिलता है। तो दैट्स इट, आई होप कुछ वैल्यू मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।